हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसके सर आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल किंग्स इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता यूनिवर्सिटी के 1938 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और 1938 के क्वेश्चन पेपर खासकर हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे एरर्स के बारे में। जो 1938 में क्वेश्चन पेपर में एरर्स दिए गए थे, उन सारे एरर्स को जस्टिफिकेशन करेंगे, करेक्शन करेंगे और देखेंगे कि सारे जो एरर्स हैं इंग्लिश के किस ग्रामेटिकल पार्ट को लेकर के हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या लॉजिक है, क्या ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मुझको विश्वास है कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले एरर्स में बहुत बहुत फ़ायदा आपको पहुंचाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में सारे एरर्स को समझते हैं और एनालाइज करते हैं। लेट अस एंजॉय द वीडियो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। The dramas of Kalidas are superior than many other poets। यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को क्लोजली एनालाइज करते हैं तो देखते हैं द ड्रामास ऑफ कालिदास, यानी कालिदास के जो ड्रामास हैं, नाटक हैं, आर सुपीरियर, बहुत ही श्रेष्ठ हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, देन मैनी अदर पोइट्स, बहुत सारे दूसरे कवियों के तुलना में। दैट इज़ द मीनिंग ओवर हियर इन द सेंटेंस। क्वेश्चन है कि इसमें एरर यानी गलती, ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर है तो कहाँ है। तो हमें ये पहले समझना चाहिए कि सुपीरियर दैट इज़ अ टाइप ऑफ लैटिन एडजेक्टिव। लैटिन कंपैरेटिव भी इसको बोल सकते हैं, यानी लैटिन भाषा का ये वर्ड है सुपीरियर। और सुपीरियर हमेशा देन नहीं टू लेता है। सुपीरियर टू प्रेपोजिशन लेता है अपने बाद। और दूसरी गलती अगर हम देखें इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट द ड्रामास ऑफ कालिदास, ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ड्रामास ये द सब्जेक्ट प्रॉपर यानी रियल सब्जेक्ट कहलाएगा और ऑफ कालिदास ये सब्जेक्ट का एक्सटेंशन है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर कंपैरिजन यहाँ हो रहा है तो ये कंपैरिजन ड्रामास यानी नाटक का कंपैरिजन पोएट्स कवि से हो जा रहा है, एंड दैट इज अनदर मिस्टेक। इस वजह से हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज दोज। और वो दोज इस ड्रामा को इंडिकेट करेगा। सो लेट अस चेक इट आउट विद द करेक्ट वन। द ड्रामास ऑफ कालिदास are superior to those of other poets, to those of other poets। तो यहाँ देन है तो इसके लिए हमें, क्योंकि superior टू लेगा, दोज ये कह सकते हैं ड्रामास के लिए। अगर हम इसको दोज नहीं लिखते तो सेंटेंस हमारा होता द ड्रामास ऑफ कालिदास आर सुपीरियर टू द ड्रामास ऑफ अदर पोएट्स। यहाँ टू द ड्रामास ऑफ अदर पोएट्स। स्टैंडर्ड इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जब एक नाउन रहता है और उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो दोज का हेल्प लेते हैं। एंड दैट इज़ वाई द करेक्ट सेंटेंस, जो सही सेंटेंस होगा
वो ये होगा जिसमें सुधार हमको देन के जगह पर टू करना है और ड्रामा का तुलना कवि से ना हो इसके लिए दोज ऑफ करना है। तो आई होप यू हैव गॉट इट। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। Many a sleepless nights I spent। इस सेंटेंस को अगर हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं तो देखते हैं यहाँ किस तरह की गलतियाँ हैं या किस तरह का एरर है। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि मैनी अ, अगर कभी भी मैनी अ करके आता है तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल नहीं होगा, यानी कि ये नाइट्स की जगह नाइट होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इन्वर्जन हुआ है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, और इस वजह से हेल्पिंग वर्ब इसमें सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। तो कैसा हेल्पिंग वर्ब आएगा? यहाँ आई स्पेंट ये वर्ब टू है और ये वर्ब टू दैट मीन्स पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ये चीज़ हम लोगों को बतला रहा है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो नेचुरली अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन्वर्जन का थ्योरी फॉलो करेंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। और नाइट्स को जो प्लूरल में है ये प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर नंबर में। तो करेक्ट वन, द करेक्ट वन, मेनी a sleepless night did I spend, SPEND। देखिए यहाँ पर ये इन्वर्जन जब भी होगा यानी कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के आगे रखते हैं। जब डिड आगे आया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग हम लोग किए और इस वजह से पास्ट इंडेफिनिट में जो V2 था वो V1 हो जाएगा। और अब ये करेक्ट इन्वर्जन है, मैनी अ स्लीपलेस नाइट डिड आई स्पेंड। और ये सेंटेंस एक तरह से देखा जाए तो एम्फेसिस दिखलाता है, यानी बात में दम देने के लिए, जोर दिखलाने के लिए इस तरह के एक्सप्रेशंस बनाए जब जाते हैं तो वहाँ इसे इन्वर्जन कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें तो नेवर डिड आई मीट देम, नेवर डिड आई मीट देम। देख लीजिए जब नेवर आया यहाँ पर सेंटेंस के प्रारंभ में ही अगर हम नेवर का प्रयोग करते हैं तो इन्वर्जन फिर यहाँ पर हुआ, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखेंगे और तभी यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरा सेंटेंस सही होगा। नेवर डिड आई मीट देम, मैंने तो उन लोगों से कभी मिला ही नहीं। इस तरह का एक जोर देकर के मीन्स अ टाइप अ सॉर्ट ऑफ असर्शन इज मेड ओके विद द सेंटेंस एंड देन वी फॉलो दिस सॉर्ट ऑफ टेक्निक। और यही चीज़ हमको इस 1938 के इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है जहाँ पर हम लोग इन्वर्जन करेंगे। चलिए फिर से अगले इस सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस सेंटेंस में कहाँ गलतियाँ पड़ी हुई है और इन गलतियों को सुधार करते हैं। लेकिन सुधार करने के पहले इस सेंटेंस को समझते हैं। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा, आई हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट, मैंने सारे रुचि खो दिए हैं इन स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी स्टैम्प कलेक्टिंग के लिए, है ना। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले अगर हम इसको करेक्ट करते हैं तो क्या सही सेंटेंस होगा? पहली बात, ए टोल्ड अगर देखते हैं दिस इज सिंपली इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इस सेंटेंस को देखते हैं तो टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके कारण यहाँ पर चूँकि एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, आई टोल्ड यू दैट करके नाउन क्लॉज में आएगा, दैट आई हैव लॉस्ट ये पूरा क्लॉज नाउन क्लॉज होगा। जब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में हो, यानी यहाँ
हमको बदलाव करना है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी अगर गलती देखें यहीं पर, तो एक और गलती है ऑल। ऑल या तो ये एक तरह का, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ यहाँ ये इंटरेस्ट आया है। लेकिन जब ये इंटरेस्ट यानी रुचि की बात करते हैं, तो यहाँ पर रुचि एक ही विषय यानी स्टैम्प कलेक्शन, डाक टिकट के संग्रह से जुड़ी हुई रुचि की बात हो रही है, जिस वजह से यहाँ रुचि एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसलिए यहाँ ये प्लूरल होना ये भी एक एरर है। चलिए करेक्ट सेंटेंस को लिखते हैं। आई टोल्ड यू आई had lost all interest, INTEREST, I have lost all interest in stamp collecting, COLLECTING। तो यहाँ पर हमें हैड ये करना है, और ये इंटरेस्ट है वहाँ हम देखते हैं कि ये प्लूरल में नहीं बल्कि सिंगुलर में होना चाहिए, क्योंकि रुचि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आ रहा है। चलिए अगले सेंटेंस को लेते हैं। ऑल हिज लाइफ ही हैज़ एंड स्टिल कंटिन्यूस टू राइज एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। अगर इस सेंटेंस को समझते हैं क्या मीनिंग है, ऑल हिज लाइफ सारा जीवन, ही हैज़ एंड स्टिल कंटिन्यूस टू राइज, यानी यहाँ पर सेंस जो निकल रहा है वो ये कि पूरा जीवन वो उठता रहा है, और टू राइज एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, और आज भी ये काम चल रहा है 4 बजे उठने का, यानी सारा जीवन अगर पास्ट में देखें तो वो उठता रहा है 4 बजे, और आज भी 4 बजे ही उठता है। यहाँ अगर सही तरह से देखें तो एक्सप्रेशन, चूँकि एक स्पैन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, और जिसके वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस सेंटेंस को रखना सही होगा, और तभी शुद्ध माना जाएगा, और हमारा सेंटेंस होगा ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन continuing and continues to rise at 4 o'clock every morning, every MORNING। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हैज़ बीन करके हम लोगों को पूरा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखना चाहिए, एंड स्टिल करके है यहाँ पर फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि बीते समय में वो काम होता रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, साथ ही वो काम आज भी हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेना पड़ेगा, और तब इस तरह के यूज के साथ ये सेंटेंस भी सही कहलाएगा। ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन कंटिन्यूइंग एंड कंटिन्यूज टू राइट एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। सारा जीवन, ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन कंटिन्यूइंग, वो जारी रखा, एंड कंटिन्यूज जारी रखे हुए है, टू राइज एट 4 o'clock 4 बजे उठने के काम को, एवरी मॉर्निंग हर सुबह। तो दोस्तों 1938 के क्लासिक एरर्स पर जो हम लोग काम किए, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम 1938 के पार्ट 2 में। लेकिन हाँ, तब तक के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। ज़रूर से इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उस पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को प्रमोट करें। These all videos are very informative and helpful